सोचिए, क्या होता है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति से एक ऐसी चुनौती मिले जिसकी उम्मीद ही ना हो। आज हम इसी कूटनीतिक खींचतान को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका मौजू है विश्व मंच पर भारत की आवाज। द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, ये विश्लेषण उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो इंटरनेशनल रिलेशंस और भारत की फॉरेन पॉलिसी की बारीकियों को समझना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, तो ये पूरा मामला शुरू होता है एक बयान से। एक ऐसा बयान जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक, आप कह सकते हैं, भूचाल ला दिया था। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अब हमें चीन से भी यही करवाना है। सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की बात कर रहा हो। उस वक्त ये बयान एक सीधी चुनौती जैसा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक बयान ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कैसे कर दिया। चलिए इसी को समझते हैं हमारे पहले हिस्से में, एक राष्ट्रपति की घोषणा। एडिटोरियल में इस स्थिति को समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत का इस्तेमाल हुआ है, सेटिंग द कैट अमंग द पिजन्स, यानी कबूतरों के बीच बिल्ली को छोड़ देना। मतलब सब कुछ शांत चल रहा था और अचानक इस बयान ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में खलबली मचा दी, एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक बार की घटना थी, जुबान फिसल गई हो या कोई गलत बयान दे दिया हो, या फिर कहीं ये किसी बड़े और ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा तो नहीं था। और यहीं पर बात थोड़ी गंभीर हो जाती है, क्योंकि सबूत एक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। पहले तो रूस से तेल खरीदने को रोकने वाला ये दावा था ही, फिर देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी एक दावा सामने आया कि अमेरिका की मध्यस्थता से ही पूरा सीज फायर यानी युद्ध विराम हुआ। अब ये दोनों दावे सच हों या ना हों, इन्होंने भारत को एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल और असहज स्थिति में जरूर डाल दिया। अब बस यहीं से हम पहुंचते हैं भारत की उस स्ट्रेटेजिक टाइटरोप पर, उस कूटनीतिक दुविधा के केंद्र में। ये सच में एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां एक तरफ तो गहरी दोस्ती का हाथ है और दूसरी तरफ एक ऐसे सहयोगी के साथ गिरने का खतरा जो कभी भी अपना रुख बदल सकता है। एडिटोरियल में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्वांड्री। इसका मतलब होता है एक ऐसी मुश्किल, एक ऐसी उलझन जहां समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। बिल्कुल वैसी स्थिति, मान लीजिए कि दो अच्छे दोस्तों में लड़ाई हो जाए और दोनों ही कहें कि हमारा पक्ष लो। भारत के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई थी। अब ये दुविधा है क्या, इसे जरा समझिए। तराजू के एक पल्ले पर है अमेरिका के साथ पार्टनरशिप की उम्मीदें, एक बड़ी ट्रेड डील हो सकती है, चीन के खिलाफ एक साझा मोर्चा बन सकता है, ये सब बहुत बड़े फायदे हैं। लेकिन तराजू के दूसरे पल्ले पर हैं चुनौतियां, एक ऐसी लीडरशिप जिसका अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता, और भारत की विदेश नीति पर लगातार बढ़ता दबाव। तो एक ऐसा समीकरण बन गया है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। एडिटोरियल में इस चुनौती को समझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए शीर चिमेरिकल नेचर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा स्वभाव जिसका कोई भरोसा नहीं, आज कुछ कहा कल कुछ और। अब जाहिर है इंडियन डिप्लोमैट्स के लिए यह बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि डिप्लोमेसी तो भरोसे और स्थिरता पर चलती है। ये तो ऐसा खेल हो गया जहां नियम हर पल बदल रहे हों। तो सवाल यह है कि जब ऐसा अप्रत्याशित दबाव आए तो किया क्या जाए। भारत ने इसका जवाब एक बड़ी दिलचस्प रणनीति से दिया, और यही हम देखेंगे अपने तीसरे हिस्से में, सॉफ्ट डिनायल की रणनीति। भारत के जवाब को नाम दिया गया सॉफ्ट डिनायल का, मतलब नरम इनकार। पर इसका असल में मतलब क्या है? ये ना तो पूरी तरह से हां कहना है, ना ही सीधे सीधे ना कहना। तो फिर ये है क्या? चलिए समझते हैं। ये पूरी रणनीति आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स में काम करती है, एक कूटनीतिक डांस की तरह। स्टेप 1, कोई ऐसा पब्लिक क्लेम किया जाता है जो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। स्टेप 2, भारत सीधे सीधे उसे नकारने से या कोई टकराव मोल लेने से बचता है, मतलब खुलकर नहीं नहीं कहता। और स्टेप 3, एक ऐसा बयान जारी किया जाता है जो जानबूझकर गोलमोल हो, अस्पष्ट हो। ये पूरा खेल है वक्त हासिल करने का और सीधे टकराव को टालने का। और अब हम आते हैं इस एडिटोरियल के सबसे अहम हिस्से पर, इसके मूल तर्क पर, और वो है नैतिक स्पष्टता की मांग। यहां से विश्लेषण सच में बहुत गहरा हो जाता है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए मान लिया कि ये गोलमोल जवाब और सॉफ्ट डिनायल एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक है, वक्त निकालने का तरीका है, पर लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आखिरकार भारत जाना कहां चाहता है?
एडिटोरियल यही तर्क देता है कि ठीक है, तात्कालिक मुश्किलों से बचना जरूरी है, लेकिन नई दिल्ली के लिए असली चुनौती अपनी ग्लोबल पहचान को साफ करना है। सवाल यह है कि क्या भारत हमेशा रिएक्ट करने वाला देश बना रहेगा या फिर वो देश बनेगा जो दुनिया का एजेंडा सेट करे। ये जो शॉर्ट टर्म रणनीति है, ये एक टेम्परेरी जुगाड़ तो हो सकती है, पर एक स्थायी पहचान नहीं। और यहीं पर एडिटोरियल की वो सबसे पावरफुल लाइन आती है जो इस पूरी बहस का निचोड़ है। वो कहते हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक से आने वाली तेज आवाजें उतनी मायने नहीं रखती जितना कि भारत का एक दिन असली ग्लोबल पावर बनने का सपना और उस सपने के साथ आने वाली नैतिक स्पष्टता। मतलब साफ है, आप एक ही समय में गोलमोल बातें भी करें और ग्लोबल लीडर भी बन जाएं, ये मुमकिन नहीं है। असली ताकत मॉरल क्लैरिटी यानी नैतिक साहस से आती है। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ग्लोबल पावर बनने की चाहत रखने वाले देश के लिए वो पतली सी लाइन कहाँ है जहां चतुराई और व्यवहारिकता एक हानिकारक अस्पष्टता में बदल जाती है। यही वो पहेली है जिसे आने वाले समय में भारत को सुलझाना होगा। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला में जो अमेरिकी हस्तक्षेप हो रहा है, क्या वो वाकई लोकतंत्र बचाने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? आज हम सब मिलकर इसी उलझे हुए सवाल की एक एक परत को खोलेंगे और हाँ, ये सब हम स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों के आधार पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है वेनेजुएला में ट्रंप प्रशासन का हस्तक्षेप। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है ना जिसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। सिर्फ उस इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये कोई मामूली आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक सीधी स्वीकारोक्ति है, एक तरह का कबूलनामा। और CIA के गुप्त अभियानों की ये पुष्टि, आप जानते हैं, इस पूरे मामले को एक बहुत ही नए और कह सकते हैं कि चिंताजनक मोड़ पर ले आती है। तो ये गुप्त वृद्धि है क्या आखिर? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हम यहाँ उन ठोस कदमों की बात कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयों की जिनमें पूरे के पूरे इलाके को अस्थिर करने की ताकत है। और ये कार्रवाइयाँ हैं क्या? चलिए देखते हैं। पहला, CIA के गुप्त ऑपरेशन जो सीधे सीधे निकोलस मादुरो की सरकार को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, करीबियाई समुद्र में नावों पर जानलेवा हमले। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं ना, तो एक बहुत ही विस्फोटक माहौल तैयार होता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। वेनेजुएला में आज जो कुछ भी हो रहा है वो कोई अचानक हुई अकेली घटना नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि इसे एक बड़े और सच कहें तो काफी परेशान करने वाले ऐतिहासिक पैटर्न के हिस्से के तौर पर देखना चाहिए। और ये टाइमलाइन ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। सोचिए जरा, 1954 में ग्वाटेमाला में तख्ता पलट, फिर 1980 के दशक में निकारागुआ में कॉन्ट्रा वॉर। ये दिखाता है कि लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का एक कितना लंबा और खूनी इतिहास रहा है। और ऐसा लगता है कि वेनेजुएला उसी सिलसिले की एक और दुखद कड़ी बन गया है। और इस पैटर्न का नतीजा वो हमेशा से विनाशकारी ही रहा है। दशकों तक चलने वाली अस्थिरता, लोकतंत्र का खत्म हो जाना और क्रूर तानाशाही सरकारों का उभरना। इन हस्तक्षेपों ने पूरे लैटिन अमेरिका पर इतने गहरे जख्म छोड़े हैं जो आज भी भर नहीं पाए हैं। तो फिर सवाल यह है कि अमेरिका अपने इन कदमों को सही कैसे ठहराता है? जो आधिकारिक वजह बताई जाती है वो है वेनेजुएला का अपना गहरा आंतरिक संकट। चलिए जरा इस संकट की परतों को समझते हैं। वेनेजुएला इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक तरह के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। एक तरफ 2024 के विवादित चुनाव हैं, दूसरी तरफ मादुरो सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन और इन सब के ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंधों का जबरदस्त असर। इन सब ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिससे एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। लाखों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। उन वेनेजुएला के नागरिकों की जिन्हें अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। वो कोलंबिया और डैरियन गैप जैसे खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं, बस जिंदा रहने की एक उम्मीद में। और इस मानवीय त्रासदी का भी बड़ी बेरहमी से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। शरणार्थियों की ये जो बाढ़ है, इसने ट्रंप प्रशासन को इमिग्रेशन के मुद्दे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मौका दे दिया है, जिससे वेनेजुएला पर और भी ज्यादा दबाव बनाया जा सके। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। अमेरिका की बताई गई वजह क्या है और असल मकसद क्या हो सकता है? तो जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं।
तो आधिकारिक कहानी ये बनाई गई है कि मदुरो एक नार्को टेररिस्ट हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये दावा बार बार किया गया लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के। और कमाल की बात यह है कि इस दावे को खुद अमेरिका की अपनी ही खुफिया एजेंसियों ने खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, जब एक टॉप इंटेलिजेंस अफसर ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार के अंदर ही इस बात पर कितना बड़ा मतभेद था। तो अब देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है बताई गई वजह, नार्को टेररिज्म से लड़ना, और दूसरी तरफ है वो आरोप कि असली मकसद तो वेनेजुएला के विशाल तेल और गैस के भंडारों पर कब्जा करना है। इन दोनों बातों में सिर्फ अंतर नहीं, एक बहुत बड़ी खाई है। और बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है, इसमें एक और एंगल है, जियोपॉलिटिक्स का। देखिए, वेनेजुएला के रूस और चीन के साथ बहुत मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, और ये सब मिलकर उस इलाके में अमेरिका के दबदबे यानी उसके आधिपत्य को सीधी चुनौती देते हैं। तो इतनी सारी उलझनों के बीच क्या कोई रास्ता है आगे का? स्रोत के मुताबिक हाँ, एक रास्ता है, और इसका जवाब संप्रभुता और कूटनीति जैसे सिद्धांतों में छिपा है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात समझने वाली है। स्रोत ये साफ कहता है कि मादुरो सरकार की नाकामियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन किसी सरकार की नाकामी किसी दूसरे देश को गैरकानूनी तरीके से दखल देने का अधिकार नहीं देती। तो फिर विकल्प क्या है? इसके लिए एक 3 स्टेप का रास्ता सुझाया गया है। पहला, कोल्ड वॉर के ज़माने की रिजीम चेंज वाली नाकाम पॉलिसी को छोड़ दिया जाए। दूसरा, ताकत की जगह कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी से काम लिया जाए। और तीसरा, वेनेजुएला की संप्रभुता की इज्जत की जाए और वहाँ की जो असली लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनका साथ दिया जाए। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही शक्तिशाली सिद्धांत पर आ जाती है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। मतलब ये कि वेनेजुएला के लोगों को और सिर्फ उन्हीं को ये हक है कि वो बिना किसी बाहरी दखल के अपने भविष्य का फैसला खुद करें। और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। जब किसी देश में कोई बड़ा मानवीय संकट हो तो दुनिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? मानवीय मदद और किसी देश की संप्रभुता के उल्लंघन के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारा अगला यानी तीसरा संपादकीय विषय चीन और भारत के भविष्य से जुड़ा है। देखिए, मुंबई में चीन के महावाणिज्य दूत ने एक लेख में बेहतर ग्लोबल गवर्नेंस का एक विजन रखा है, जिसमें ये दोनों देश लीड करें। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। इस लेख का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि अगर चीन और भारत साथ आ जाएं, तो वो मिलकर मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को मजबूत कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक पार्टनरशिप का प्रपोजल नहीं है, ये तो दुनिया को चलाने के जो मौजूदा नियम हैं उन्हें बदलने की एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कोट है ना, ये समझिए कि इस पूरी बात का निचोड़ है। ये एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि चीन और भारत का सहयोग सिर्फ इन 2 देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होगा और एक असली एशियाई सदी की नींव रखेगा। तो सवाल ये है कि इतने बड़े विजन का बेसिस क्या है? लेखक कहते हैं कि इसका जवाब दोनों देशों के बीच हाल के डिप्लोमैटिक रिश्तों के इतिहास में मिलता है, जो इस पार्टनरशिप की नींव को मजबूत करता है। सोचिए, सिर्फ 10 साल में 18 बार मिलना। आर्टिकल के हिसाब से ये नंबर दिखाता है कि दोनों देशों के टॉप लीडर्स के बीच बातचीत बनाए रखने की कितनी लगातार कोशिश हुई है, जो एक मजबूत रिश्ते की तरफ इशारा करता है। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये मीटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं थी। 2014 में राष्ट्रपति शी के दौरे से लेकर हाल के ब्रिक्स समिट्स तक हर बैठक को रिश्ते को मजबूत करने की एक लगातार कोशिश के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि इस नए विजन की जरूरत ही क्यों पड़ी? लेख के मुताबिक वजह है हमारी आज की दुनिया, जो कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम बना, यूएन वाला सिस्टम, जिसने करीब 80 साल तक दुनिया में एक तरह की शांति बनाए रखी, वो अब डगमगा रहा है। वो 21वीं सदी की नई चुनौतियों के लिए काफी नहीं है। अब लेखक इन चुनौतियों को कुछ वाद या इज्म्स का नाम देते हैं। इनमें यूनिलैटरलिज्म यानी जब कोई एक देश अपनी मनमानी करता है, और प्रोटेक्शनिज्म से लेकर टेररिज्म तक शामिल हैं। उनका तर्क है कि ये ताकतें कह रही हैं कि अब ग्लोबल सिस्टम में तुरंत सुधार की जरूरत है। तो ठीक है, चुनौतियां तो हैं, पर इनका जवाब क्या है? यहीं पर लेख चीन का एक सॉल्यूशन पेश करता है, जिसे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव या GGI कहा गया है।
इस पूरी पहल के सेंटर में पार्टनरशिप का आइडिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्दों में, देश अच्छे पड़ोसी और साझेदार बने जो एक दूसरे को सफल होने में मदद करें। मतलब एक दूसरे को कामयाब होने में मदद करो, तभी दुनिया का सिस्टम बेहतर होगा। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव या GGI आखिर है क्या? देखिए, ये मौजूदा सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करता, बल्कि ये उसमें सुधार लाने का एक प्रस्ताव है, ताकि ग्लोबल गवर्नेंस में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। इस पहल के 5 बुनियादी सिद्धांत हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है सॉवरेन इक्वालिटी, मतलब हर देश बराबर है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के। तीसरा, मल्टीलैटरलिज्म, जहां फैसले मिलकर लिए जाएं। चौथा, पीपल सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें लोगों की भलाई सबसे ऊपर हो। और पांचवां, रियल रिजल्ट्स, यानी सिर्फ बातें नहीं बल्कि असली समस्याओं का पक्का समाधान निकालना। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पहल कामयाब हो जाती है। फिर इस पार्टनरशिप का असर क्या होगा? लेख में इसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर दिखाया गया है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। लेखक इस आइडिया को सिरे से खारिज करते हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो कहते हैं नहीं, वो असल में पार्टनर्स हैं, और जिन बातों पर वो सहमत हैं वो उन बातों से कहीं ज्यादा हैं जिन पर वे असहमत हैं। और हाँ, ये बात फिर से समझना जरूरी है कि इस पहल का मकसद मौजूदा सिस्टम को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे सबके लिए बेहतर बनाना है। ये एक तरह का रिफॉर्म है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में चीन और भारत की ये पार्टनरशिप इतनी मजबूत हो सकती है कि वो ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल दे और 21वीं सदी में दुनिया को चलाने के तौर तरीके ही नए सिरे से लिख दे? हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है नई दिल्ली यात्रा के बाद अफगानिस्तान के लिए भारत के अगले कदम। नमस्कार। देखिए, हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा हुई है और इसने भारत अफगानिस्तान संबंधों पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो आज हम इन्हीं 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे, ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है और भारत के सामने क्या चुनौतियां और मौके हैं। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। देखिए, मंत्री की ये जो विजिट हुई है, ये जरूरी तो है, पर ये एक बहुत लंबी और पेचीदा प्रक्रिया की सिर्फ एक शुरुआत है। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे भारत का एक बहुत ही साफ, एक बड़ा मकसद है। तो सवाल उठता है कि भारत का असल मकसद क्या है? सीधी सी बात है, एक ऐसे देश को स्थिर करने में मदद करना जो दशकों से तबाही झेल रहा है। पर बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, ये भारत के लिए भी एक मौका है दुनिया को ये दिखाने का कि वो एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है जो मुश्किल में फंसे इलाकों में स्थिरता लाने के लिए तैयार है। अब आते हैं सुरक्षा के मुद्दे पर, जो हमेशा से ही सबसे अहम रहा है। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास देखने को मिलता है। वो ये कि तालिबान के वादों और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फर्क है। ये वादा कोई नया नहीं है, ये बात तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी से बार बार कहता आया है, बल्कि जो हाल में जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें भी इसे दोहराया गया। और जानते हैं, अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद इस वादे को फिर से दोहराया गया था, जो इसे और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देता है। तो ये विरोधाभास है क्या? यूएन की एक रिपोर्ट इसे बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ तो तालिबान IS यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर दूसरी तरफ जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की बात आती है तो वो कोई भी कदम उठाने से हिचकिचा रहे हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? वजह यह है कि उन्हें डर है कि TTP कहीं IS से हाथ ना मिला ले। अच्छा, सिक्योरिटी की बात तो हो गई, पर इसके अलावा भी अफगानिस्तान के सामने कई बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हैं जिन पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। और इनमें से एक चेतावनी तो सच में बहुत गंभीर है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि काबुल दुनिया का पहला ऐसा शहर बन सकता है जो पानी की कमी से पूरी तरह सूख जाए। सोचिए जरा, सालों के युद्ध ने देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है और इसका नतीजा अब एक भयानक जल संकट के रूप में सामने आ रहा है। और ये कोई दूर की बात नहीं है। डेडलाइन क्या है? साल 2030। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक काबुल का पानी पूरी तरह खत्म हो सकता है। ये डेडलाइन हमें बताती है कि हालात कितने ज्यादा नाजुक हैं। तो सवाल ये है कि भारत इसमें क्या कर सकता है? देखिए, कुछ ठोस समाधान सामने रखे गए हैं। पहला, काबुल नदी पर शहतूत डैम बनाना, जिससे पानी की किल्लत कुछ कम हो।
हाँ, इसमें पाकिस्तान के साथ वाटर राइट्स को लेकर कुछ पेच जरूर हैं। दूसरा, और ये भी बहुत जरूरी है, वो है ड्रग्स पर कंट्रोल। अफगानिस्तान में नशीली दवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। चलिए, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है महिलाओं की शिक्षा। देखिए, ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं है, ये तालिबान की इंटरनेशनल इमेज को बदलने के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो असल दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि तालिबान के अंदर जो कुछ मॉडरेट आवाजें थीं, जो महिला शिक्षा की वकालत कर रही थीं, उन्हें अब हार्डलाइनर्स यानी कट्टरपंथी लोग दबा रहे हैं। एक मिसाल देता हूं, अब्दुल बाकी हक्कानी, ये महिलाओं की पढ़ाई के पक्ष में थे। उन्हें हटाकर मौलवी हबीबुल्लाह आगा को लाया गया है, जो कि एक कट्टरपंथी हैं। तो ये ट्रेंड कितना खतरनाक है, ये हम समझ सकते हैं। अब ऐसे में भारत ने एक पहल की है, एक जरूरी कदम उठाया है। वो है अफगान छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स की पेशकश। 1000 सुनने में अच्छा लगता है ना, पर सच तो ये है कि ये काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है, एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर सच में कोई असर डालना है तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के मौके को देश के हर बड़े कॉलेज तक पहुंचाना होगा। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि भारत का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल आखिर होना क्या चाहिए। इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक खास अप्रोच की जरूरत है, जिसे कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सरकार के सारे विभाग, फाइनेंस, वाटर, पावर, सब के सब एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करें। और इस पूरे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की होनी चाहिए। और यहीं पर एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। यानी एक बार जो लक्ष्य तय कर लिया, उस पर टिके रहना है। सरकारें बदलती रहें, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर भारत का जो मुख्य उद्देश्य है, वो नहीं बदलना चाहिए। तभी भारत एक रिलायबल पार्टनर बना रह पाएगा। लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बहुत बड़ी बाहरी चुनौती भी है, और वो है पाकिस्तान। देखिए, सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना को एक स्थिर अफगानिस्तान से कोई फायदा नहीं है। वो क्यों चाहेंगे कि अफगानिस्तान स्थिर हो? वो तो तालिबान पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, ताकि भारत के खिलाफ उन्हें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती रहे। और ये सोच न सिर्फ इस पूरे रीजन की स्थिरता के लिए खतरनाक है, बल्कि उन आम पाकिस्तानियों के लिए भी नुकसानदेह है, जिनके अफगानिस्तान के साथ गहरे रिश्ते हैं। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतों के अपने हित हों, जो रास्ते को और मुश्किल बना रहे हैं, तो क्या भारत की लगातार बातचीत और इंगेजमेंट की पॉलिसी सच में एक स्थिर अफगानिस्तान का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सच कहूं तो इतना आसान नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये पसंद आया हो तो कृपया इसे साझा करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।